जी स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है सर्वे ऑफ फिशेस। हमने फिश वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उससे पहले हमने इसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पढ़ा फिश का। और आज हम पढ़ने लगे हैं फिश के बारे में जनरल आउटलाइन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्नेथन्स विच इज़ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द फिशेस, यानी कि जॉलेस फिशेस। सब फाइलम वर्टिब्रेट का सबसे पहली जो आप कह लेंगे क्लास है वो है फिशेस, और इसका हम जनरल देखने लगे हैं कि इसमें कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं। The taxonomy of the fish has been the subject of debate for many years, and modern cladistic analysis has resulted in complex revisions in the taxonomy of this group of vertebrate. मैंने आपको क्लैडिस्टिक एनालिसिस का पहले भी बताया था कि क्लैडिस्टिक एनालिसिस क्या होता है, कि जो एवोल्यूशनरी ट्री बनाया जाता है इसकी जो है ना वो रिकंस्ट्रक्टिंग को कहा जाता है क्लैडिस्टिक एनालिसिस। तो फिश के हवाले से हम देख लेते हैं। फिशेस हैव बीन ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू सुपर क्लास बेस्ड ऑन वेदर दे लेक जॉ एंड पेयर्ड अपेंजेस। अब फिशेस को आगे डिवाइड किया हुआ है दो बेसिक ग्रुप्स के अंदर। एक है जी एग्नेथन्स यानी जॉलेस, यानी किन बेसिस के ऊपर इसको डिवाइड किया है, जॉज की बेसिस पे और अपेंडेजेस, पेयर्ड अपेंडेजेस की बेसिस पे। जिनके अंदर जॉ नहीं है और जिनके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है उनको कहा जाता है एग्नेथन्स। ए का मतलब होता है एब्सेंट, और ग्नेथन जो है ना ये बेसिकली जॉ के लिए वर्ड यूज होता है। और एक वो ग्रुप है जिसको हम ग्नेथोस्टोम्स कहा जाता है। ये वो ग्रुप है जिनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस भी हैं, जिनके पास जॉज भी हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, इस टेबल में देखें तो ये पहला ग्रुप है इसका एग्नेथन्स और एक है ग्नेथोस्टोम्स। तो एग्नेथन्स वो हैं जो जॉलेस हैं और ग्नेथोस्टोम वो हैं जो कि जॉड फिशेस हैं, ठीक है, और पेयर्ड अपेंडेजेस भी उनके पास मौजूद हैं। Cladistic analysis show that some member of the Agnathan's lamprey and some ostracoderms are more closely related to the jawed fishes. Gnathostomes than to other Agnathans hagfishes। यानी वो कह रहे हैं कि ये बहुत सारे एविडेंसेस हमें ये जो है ना ये एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि एग्नेथन्स में आ जाते हैं लैम्प्रेस, इसमें आते हैं हैगफिशेस, इसमें आते हैं ऑस्ट्रेकोडम। ऑस्ट्रेकोडम इसमें से एक्सटिंक्ट ग्रुप है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वो यहाँ आपको ये बता रहे हैं कि इन तमाम एग्नेथन्स में जो लैम्प्रे हैं वो ज्यादा क्लोज हैं ग्नेथोस्टोम्स के, यानी जॉड फिशेस के ज्यादा करीब है लैम्प्रे, ज्यादा उनके अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि जॉड फिशेस में हैं। और हमने पढ़ा भी पीछे ये है कि जो हैग फिशेस हैं दे आर द पॉसिबल अर्लीस्ट वर्टिब्रेट। तो हैग फिश के बाद आती हैं लैम्प्रे, और लैम्प्रे जो है दे आर मोर क्लोजर टू द ग्नेथोस्टोम्स एज कंपेयर टू द हैग फिशेस। और अस्ट्रेकोडम तो वैसे ही एक्सटिंक्ट हो गए। These traditional grouping are paraphyletic and have now been rejected by most researchers। अच्छा, पैराफाइलेटिक का मतलब ये होता है, पैराफाइलेटिक एक स्पेसिफिक टर्म्स है जो हम खासतौर पे एवोल्यूशन में यूज करते हैं, और इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कॉमनली डिसेंड बाय अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर। एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आप कह सकते हैं, जो कि या इंडिविजुअल्स आप कह सकते हैं, जो एक कॉमन एंसेस्टर से आगे डेवलप हुआ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पैराफाइलेटिक। The term are common in zoological literature, however, and they are used as convenient non-taxonomic grouping in this textbook। बेसिकली ये अब हम आगे देखने लगे हैं कि फिशेस के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो किस तरह से इवॉल्व हुए और कहाँ उनका जो है ना वो एवोल्यूशन हुई। फिश के अंदर यहाँ पे इसने शायद आपको कोई ये देखें ये दिखाया है उसने आपको, ये पूरा इसका जो है ना वो फाइलोजेनेटिक ट्री दिखाई हुई है कि फिश की फाइलोजेनी के हवाले से। आप यहाँ पे देखें सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, आपने पता है फाइलम कॉर्डेटा था, सब फाइलम वर्टिब्रेट्स था, उसमें आगे दो ग्रुप्स हैं एग्नेथन्स और ग्नेथोस्टोम्स। एग्नेथन किस बेसिस पे हमने ये डिवीजन की है कि ये बेसिकली हम कह रहे हैं कि ये वो हैं जो जॉड हैं जिनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं, जो जॉलेस हैं जिनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है, और ग्नेथोस्टोम्स वो हैं जो कि जॉड हैं जिनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस हैं। अगर आप एक नेथन्स के अंदर देखें तो आपको क्लास मिक्सिनी नजर आएगी, और इसके नीचे करेक्टरिस्टिक्स देखें तो यहाँ पे आपको ये नजर आएगा कि यहाँ पे बेसिकली बॉडी के बाहर स्लाइम होती है, 3 पार्ट्स हैं, ब्रेन विद क्रेनियल नर्व्स हैं, और ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, 1 to 3 सेमी सर्कुलर कनाल है। यहाँ पे ईयर के अंदर इलेक्ट्रोलाइन सिस्टम भी प्रेजेंट है जो कि आपको पता है स्पेसिफिक सेंसरी सिस्टम होता है, ये क्लास मिक्सिनी में। इसके बाद आगे चलें तो वर्टिब्री प्रेजेंट, यहाँ पे वर्टिब्री प्रेजेंट है क्लास सिफेलोस्पिडोमॉर्फी में, यानी एक नेथन्स की पहली क्लास है मिक्सिनी, उसके बाद है सिफेलोस्पिडोमॉर्फी जिसमें आ जाते हैं तमाम लैम्प्रेस, और फिर हमारे पास आ जाते हैं वेरियस ऑस्ट्रेकोडर्म्स। ऑस्ट्रेकोडर्म के आगे ये जो साइन बना हुआ है ये साइन इंडिकेट करता है जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज को, जो एक्सटिंक्ट ग्रुप्स हैं उनको साइन इंडिकेट करता है, ठीक है। और उसके बाद आप देखें सब फाइलम वर्टिब्रेट में
ग्नेथोस्टोम आते हैं जो कि तमाम जॉड फिशेस हैं। उसमें हमारे पास आता है प्लेकोडर्म, प्लेकोडर्म भी इसमें जो पहला ग्रुप था जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फिर कॉन्ड्रिक थीस जो सारी कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, सॉफ्ट बोन वाली स्पीशीज, और फिर ऑस्टिक थीस जो कि मोस्टली रीसेंट बोनी फिशेस हैं वो इसमें आ जाती हैं ग्नेथोस्टोम। और उसके बाद एक और ग्रुप है जिसको हम कहते हैं टेट्रापोड्स। तो ये बेसिकली फाइलोजेनेटिक ट्री और हर एक के अंदर जो डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स हैं वो साथ साथ दिए हुए हैं। तो ये सारी जो है ये बेसिकली जो फाइलोजेनी आप कह सकते हैं वो फिशेस की वो दिखाई हुई है। फिर है जी एग्नेथन्स जो कि जॉलेस फिशेस हैं। ऑस्ट्रेकोडर्म और एक्सटिंक्ट एग्नेथन्स दैट बिलोंग टू द सेवरल क्लासेस है। द फॉसिल ऑफ प्रीडेटरी वाटर स्कॉर्पियंस आर ऑफन फाउंड विद फॉसिल ऑस्ट्रेकोडर्म। ऑस्ट्रेकोडर्म मैंने आपको बताया ये वो एग्नेथन्स थे जो कि बोनी आर्मर रखते थे और ये बॉटम ड्वेलर्स थे, बॉटम के ऊपर रहने वाले थे। प्रीडेटरी इनका लाइफस्टाइल था, प्रीडेटर्स थे। और प्रीडेटर किसके थे? फाइलम आर्थ्रोपोडा, जॉइंट फुटेड जो एनिमल्स होते हैं जिसमें इंसेक्टा भी हैं, क्रस्टेशियंस, क्रे फिशेस, इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। ये स्कॉर्पियंस हैं और क्रैब वगैरह सारे इसमें आते हैं। तो ये बेसिकली उनके ऊपर फीड किया करते थे क्योंकि इनके जहाँ भी इनके फॉसिल मिले साथ स्कॉर्पियन के फॉसिल्स भी मिले। तो इसका मतलब कि ये बेसिकली प्रीडेटर थे। प्रे जो इनका था बेसिक प्रे था वो क्या था कि फाइलम आर्थ्रोपोड्स के ही मेंबर थे। एज स्लगिश एज ऑस्ट्रेकोडर्म अपेरेंटली वर्ड बोनी आर्मर वाज प्रोबेबली देयर ओनली डिफेंस। इनका जो बोनी आर्मर था बॉडी के ऊपर जो बड़ी बड़ी बोन्स की प्लेट्स थी, अगर आपको याद हो तो ये वाली डायग्राम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिखाई है कि इसके अंदर ये बड़ी बड़ी बोनी प्लेट्स थी। इन्हीं प्लेट्स के जरिए अपना डिफेंस भी किया करते थे, यानी किसी भी प्रीडेटर जो इनको प्रे करना चाहता था उसके खिलाफ ये जो है ना इन बोनी प्लेट्स के जरिए अपने आप को ये ऑस्ट्रेकोडर्म जो थे ये बचा रहे होते थे। मोस्ट वर प्रोबेबली फिल्टर फीडर्स, ज़्यादातर जो थे फिल्टर। अच्छा, ऑस्ट्रेकोडर्म्स वर बॉटम ड्वेलर्स, बॉटम रहने वाले एनिमल थे और 15 सेंटीमीटर तक ये लॉन्ग थे। मोस्ट वर प्रोबेबली फिल्टर फीडर्स, ज़्यादातर पानी में से अपनी खुराक को छानते थे, आइदर फिल्टरिंग सस्पेंडिंग और ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द वाटर और एक्सट्रैक्टिंग एनिलेट्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम मडी सेडिमेंट्स। अगर ये बॉटम ड्वेलर्स भी है ना, तो अगर ये मड पे होते थे बिल्कुल साइड में, यानी बॉटम के ऊपर, सी के बॉटम के ऊपर, उन सेडिमेंट्स के ऊपर होते थे मडी सेडी, मड भी होती है सैंड और मड मट्टी और जो रेत वगैरह, वहाँ पे अगर ये होते थे तो वहाँ से भी एनिडेट्स वगैरह को पानी में से फिल्टर आउट करते जाते थे। सम ऑस्ट्रेकोडर्म में हैव यूज्ड बोनी प्लेट्स अराउंड द माउथ इन अ जॉ लाइक फैशन टू क्रैक गैस्ट्रोपोड शेल और द एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड। कुछ ऐसे थे कि जो कि जिनकी जो माउथ के इर्द गिर्द जो बोनी आर्मर या बोनी प्लेट्स थी उनको वो यूज़ करते थे स्पेसिफिक, क्योंकि ये तो जॉलेस फिशेज हैं, जॉस तो इनके पास है नहीं। तो जो बोनी प्लेट्स उनके माउथ के पास थी उसको वो यूज़ किया करते थे गैस्ट्रोपोड जो फाइलम मोलस्का के मेंबर्स होते हैं उनको करने के लिए, क्रैक करने के लिए उनके, क्योंकि इनकी बॉडी के बाहर भी शेल होता है जैसे स्नेल वगैरह होती है, और जो एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड के बॉडी के बाहर भी आपको पता है एक्सोस्केलेटन, और जैसे कॉकरोच के बाहर होता है ये क्रैब्स और जितने भी स्कॉर्पियन वगैरह, तो इनको क्रैक करने के लिए वो उन बोनी प्लेट्स को जो माउथ के पास होती थी उनको यूज़ किया करते थे। तो एग्नेथन्स में पहला ग्रुप जो हमने स्टडी किया है वो ऑस्ट्रेकोडर्म है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उसके बाद है जी इसकी पहली क्लास है क्लास मिक्सिनी। मिक्सिनी का वर्ड यूज होता है स्लाइम के लिए भी। हम देखते हैं हैग फिशेज इनको कॉमनली कहा जाता है। हैग फिशेज आर मेंबर्स ऑफ द क्लास मिक्सिनी, और ये ग्रीक वर्ड है मिक्सा का मतलब है स्लाइम। स्लाइम एक जेली की तरह का मटेरियल होता है, आपको पता ही होगा, बच्चे भी स्लाइम से खेलते हैं और वो कपड़ों में लग भी जाती है स्लाइम। तो स्लाइम बेसिकली जेली की तरह का मटेरियल होता है। हैग फिशेज लिव बरीड इन द सैंड एंड मड ऑफ मैरीन एनवायरनमेंट where they feed on soft bodied invertebrates and scavenge dead and dying fishes। यानी बेसिकली ये भी वही है कि ये सॉफ्ट बॉडीड एंड इन्वर्टिब्रेट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते थे, और या फिर ये है कि स्केवेंज करते। स्केवेंजर्स वो होते हैं जो मुर्दार खोर होते हैं और डेड बॉडीज को ज़्यादातर जो है ना ये खाते थे। When hagfishes find a suitable fish, they enter the fish through the mouth। और क्या होता था कि जब इनको कोई लाइव फिश मिलती थी तो ये उस फिश के माउथ के जरिए उसकी बॉडी में एंटर हो जाते थे, और फिश की बॉडी के अंदर तमाम जितना भी फ्लैशी मटेरियल, जो मैस, जितना भी उसका मस्कुलर जो मैस होता था उसको ये खा लेते थे, लिविंग ओनली अ सैक ऑफ स्किन एंड बोन्स। Anglers must contend with hagfishes because they will bite at a baited hook। ये जो हैग फिशेस हैं, ये हैग फिशेस ने कि ये जो है ना सी के अंदर, जैसे जो भी आपको पता है कि फिशरमैन वगैरह जो होते हैं जो कि स्पेसिफिक हुक, फिश को अगर पकड़ने के लिए हुक्स फेंकते हैं, तो ये अक्सर औकात हुक को भी जो है वो एनगल्फ कर लेती थी या कर लेती हैं। हैग फिशेस हैव द अनोइंग हैबिट ऑफ swallowing a hook।
सो डीपली दैट द हुक इज फ्रीक्वेंटली लॉग नियर द एनस। ये हुक को भी, इनकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्लाइमी होती है, इतनी ज़्यादा स्लाइमी होती है कि ये इजीली जो है ना वो कैच तो की नहीं जा सकती, और ना ही हुक भी इनको कैच नहीं कर पाता। ये हुक को एनगल्फ कर लेती हैं और एनगल्फ करने के बाद एनल रीजन से वो डिसलॉग हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। बॉडी के इतना स्लाइम है बॉडी के ऊपर। द एक्सेसिवली स्लाइमी बॉडी ऑफ हैगफिशेस मेक ऑल बट द ग्रेटेस्ट फिशरमैन कट देयर लाइन्स एंड टाई ऑन अ न्यू हुक। और अक्सर औकात क्या होता है कि इनकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्लाइमी होती है कि जो हुक है वो अगर इन्होंने गल्फ कर ली तो डेफिनेटली वो जिस भी थ्रेड के साथ या जिस भी जो फिशरमैन की स्पेसिफिक लाइंस या होती हैं, जाल जो होता है उसके साथ लगे होते हैं, तो वो वहाँ से डिटैच हो जाता है हुक, और हुक इन्होंने गल्फ कर लिया तो फिर नए हुक जो यूज़ करने पड़ते हैं। Most zoologists now consider the hagfish to be the most primitive group of vertebrate। हमने स्टार्ट में पढ़ लिया कि ऑस्ट्रैकोडम जो एग्नेथन्स थे वो तो एक्सटिंक्ट हो चुके, तो उसके बाद जो हैगफिश इतनी ज़्यादा पॉसिबल अर्लीस्ट वर्टिब्रेट जो है वो उनको समझा जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाऊं हैगफिश की, तो ये क्लास मैगजीनी हैगफिश एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। अगर आप यहाँ से देखें तो इस हैगफिश के अंदर इस बॉडी इस तरह से बिल्कुल ईल लाइक इसकी बॉडी है। इसके यहाँ पे आपको माउथ रीजन में यहाँ पर टेंटिकल्स माउथ के गिर नजर आ रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इसके स्लाइम ग्लैंड, स्किन बहुत स्लाइमी है, ऊपर स्लाइम की या म्यूकस की पूरी लेयर्स होती हैं, और इनको हम स्लाइम ग्लैंड्स कहते हैं जिनके जरिए ये स्लाइम या म्यूकस निकल रहा होता है। स्लाइम ग्लैंड्स हैं जो कि जेली लाइक मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको ये मीडियन फिन भी यहाँ पे पूरा नजर आ रहा है जो कि बॉडी के ऊपर जो है ना वेंट्रल और डॉर्सल रीजन दोनों में ही रन कर रहा है। फिर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है पेयर्ड कॉमन अपर्चर फॉर ऑल गिल पाउचेस। इसके अंदर फेरेंजियल गिल पाउचेस होंगे और उसके लिए खास किस्म का एक सिंगल अपर्चर है। तमाम गिल पाउचेस बाहर की तरफ ओपन नहीं हो रहे, बल्कि सिर्फ एक यहाँ पे हमें एक अपर्चर या अपर्चर कहते हैं किसी सुराख को, ओपनिंग को नजर आ रही है गिल पाउचेस के लिए। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर था हैगफिश का। और यहाँ पे उसने, अच्छा ये तो लैम्प्री का बताया हुआ है, हैगफिश का बस इतना ही बताया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है वो हमारे पास है जी क्लास मिक्सिनी के बाद क्लास सिफेलोस्पीडोमॉर्फी। लैम्प्रीज आर एग्नेथन्स इन द क्लास सिफेलोस्पीडोमॉर्फी। ये जो अगली क्लास है एग्नेथन्स की, जॉलस की, इसको हम कहते हैं मिक्सिनी के बाद सिफेलोस्पीडोमॉर्फी। लैम्प्रीज इसमें आ जाता है। और वर्ड का मतलब देखें तो ग्रीक वर्ड है किफैली, जिसको हम हेड भी कहते हैं। सिफेले का वर्ड हेड के लिए यूज होता है। और एस्पीडोस कहते हैं शील्ड को, और मॉर्फी मीन फॉर्म। दे आर कॉमन इनहेबिटेंट्स ऑफ मेरीन एंड फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट इन टेम्परेट रीजन्स। अब पहली बात तो ये है कि इनका जो हेड है, आप अगर इनका हेड रीजन देखें, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये उसने आपको इसका माउथ और या दिखाया माउथ, तो ये ज़ाहिर इसके बैक साइड पे सारा हेड रीजन है ना। तो हेड रीजन बिल्कुल एक प्लेट या एक शील्ड की तरह का इसका जो है ना वो पूरा हेड रीजन है, इसलिए इनको कहा जाता है सिफेलोस्पीडोमॉर्फी। ठीक है, पहली बात तो ये। सेकेंडली उसने आपको यहाँ पे ये बताया कि ये दे आर कॉमन इनहेबिटेंट्स ऑफ मैरीन और फ्रेश वाटर। ये सी वाटर में, सॉल्ट वाटर में, फ्रेश वाटर दोनों के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकते हैं टेम्परेट रीजन में। अब पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेट रीजन कौन से होते हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा टेम्परेट रीजन कौन से होते हैं, फर्ज करेंगे यहाँ पे मैंने ये अर्थ एक ड्रॉ की है, ठीक है, ये मैं एक रफ सी एक अर्थ आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ, यहाँ भी मैंने अर्थ ड्रॉ की है। इस अर्थ का ये भी रीजन पोलर रीजन है, इसका ये भी पोलर रीजन है। इसके दरमियान में जो ये आपको ये वाला रीजन नजर आएगा, ये इसका इक्वेटर होगा, ठीक है, ये एक अर्थ का इक्वेटर है, ये भी पोल है और ये भी पोल है। इन पोल्स के दरमियान में जो ये वाला सारा रीजन है, इसको हम कहते हैं टेम्परेट रीजन। इक्वेटर के पास जो रीजन होता है ये ट्रॉपिकल रीजन है, ये टेम्परेट रीजन है। ये भी ट्रॉपिकल रीजन है और ये टेम्परेट रीजन है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर टेम्परेट रीजन के अंदर ये होता है कि माइल्ड टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम पे नहीं होता। जैसे हमें पता है कि पोल्स की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम पे होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इतनी एक्सट्रीम यहाँ पे नहीं होती। तो बेसिकली जो सब ट्रॉपिक रीजन और पोलर रीजन के दरमियान में जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं टेम्परेट रीजन। तो ज़्यादातर ये टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। और टेम्परेट रीजन में भी ये जो है ये आपको मैंने बताया कि टेम्परेट रीजन में ये फ्रेश वाटर में भी और मैरीन वाटर सब के अंदर ये जो है ना ये बेसिकली पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनके आगे फर्दर कौन से करेक्टर बताए हुए। दे आर कॉमन, अच्छा, मोस्ट एडल्ट लैम्प्रे प्रे ऑन द फिशेस, अदर फिशेस एंड द लार्वी आर द फिल्टर फीडर्स। ये ज़्यादातर उसने कहा कि ये क्या है, ये फिश के ऊपर प्रे करते हैं, ये एक्टोपैरासाइट्स हैं ज़्यादातर। और इनके लार्वी जो होते हैं यानी इनके खास डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं वो फिल्टर फीडर्स हैं। द माउथ ऑफ एन अडल्ट इज सकर लाइक एंड सराउंडेड बाय लिप दैट हैव सेंसरी एंड अटैचमेंट फंक्शन। माउथ अगर आप देखें तो माउथ यहाँ पे
ये है सकर लाइक माउथ है, जिसमें ख़ास किस्म के आपको नज़र आ रहे हैं सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी यहाँ होते हैं। अटैचमेंट का काम भी ये माउथ कर रहा है, और यहाँ पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं जिसके ज़रिए ये डिटेक्ट कर लेते हैं अपने प्रे को। तो माउथ यहाँ पे कप शेप है, सकर की तरह का माउथ है, अपने आप को अटैच कर सकता है। इस पर स्पेसिफिक सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी हैं। अटैचमेंट का काम भी ये जो है ये माउथ इनका ये कर रहा होता है। अब यहाँ पे उसके बाद मज़ीद उसने लैम्प्रे के बारे में बताया कि न्यूमरस एपिडर्मल टीथ लाइन द माउथ एंड कवर अ मूवेबल टंग लाइक स्ट्रक्चर। बहुत सारे टीथ हैं एपिडर्मल टीथ जो कि माउथ के अंदर है, और एक मूवेबल टंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको अंदर नज़र आ रहे हैं बहुत सारे एपिडर्मल, ये वाले सारे, ये जॉज नहीं है, ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर है। जॉ का स्ट्रक्चर और होता है, ये जॉलेस फिशेस है, आपने इनको जॉज के साथ नहीं मिलाना। ये टीथ की तरह के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हैं जो पूरी अंदर की उसकी एपिडर्मिस जो है उसके अंदर आपको ये जो है ना वो नज़र आ रहा है। जी, adult attach to prey with their lips and teeth and use their tongues to rasp away scales. adult जो है वो मैंने आपको बताया कि दे आर एक्टोपैरासाइट, ये अपने आप को अपने लिप्स के ज़रिए, अपने इन्हीं टीथ के ज़रिए जो है वो प्रे के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं, और अपनी टंग के ज़रिए जो जितने भी स्केल अगर किसी फिश की बॉडी के साथ अटैच हो रहे हैं तो जो स्केल उसकी बॉडी के ऊपर है उसको ये रैस्प करते हैं, उतार लेते हैं। लैम्प्रे हैव स्लाइवरी ग्लैंड विद एंटी कोएगुलेंट सीक्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर ये है कि ये बेसिकली क्या है, ये एक्टोपैरासाइट्स है और ये ब्लड सक कर रहे होते हैं। तो ब्लड के अंदर तो आपको पता है कोएगुलेशन करने वाली प्रोटीन्स होती हैं, वो प्रोटीन्स होती हैं जो ब्लड को जमा देती हैं। तो ये मुसलसल अपने माउथ से, इनके अंदर जो स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं माउथ में, उससे एंटी कोएगुलेंट निकाल रहे होते हैं। ये एंटी कोएगुलेंट क्या करते हैं कि ब्लड को जमने नहीं देते। जितनी भी कोएगुलेंट जो प्रोटीन्स होती हैं ब्लड के अंदर, उनको ये सारी क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं ब्लड में, उनको ये इनहिबिट करते हैं उनके फंक्शन को। So anticoagulant secretion feed mainly on the blood of their prey. Some lamprey, however, are not predatory. Member of the genus Lampetra are called brook lamprey. तो ब्रुक का मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम, छोटी स्ट्रीम में रहने वाली ये लैम्प्रे, छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं, स्ट्रीम जो होती हैं। तो जीनस लैम्पेट्रा के जो है ना इनको ब्रुक लैम्प्रे भी कहा जाता है। द लार्वा स्टेज ऑफ ब्रुक लैम्प्रे लास्ट फॉर अबाउट 3 years। इनकी ब्रुक लैम्प्रेस की इंपॉर्टेंस ये है कि इनका लार्वा तकरीबन 3 साल तक लार्वल स्टेजेस रहती हैं, और अडल्ट इनके ना तो फीड करते हैं। देखिए द अडल्ट नाइदर फीड नॉट लीव देयर स्ट्रीम। छोटी छोटी स्ट्रीम के अंदर ये रहने वाले लैम्प्रेज हैं। इनका लार्वा जो है ना उसकी तकरीबन 3 साल तक डेवलपमेंटल स्टेजेस ही पूरी होती हैं। अडल्ट जो है वो फीड भी नहीं करता, और वो जो है ना अपनी स्ट्रीम को छोड़ के भी नहीं जाता। जब उसे रिप्रोड्यूस करना होता है सिर्फ वही स्ट्रीम को छोड़ के जाता है। दे रिप्रोड्यूस सून आफ्टर मेटामोफोसिस। जैसे ही अडल्ट बनता है, मेटामोफोसिस होता है लार्वल स्टेज से अडल्ट में, वो क्या करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है वो, और वो मर जाता है, यानी कि वो अडल्ट फीड भी नहीं करता। तो यहाँ पे इसका जो ब्रुक लैम्प्रे है इसका फर्दर देखते हैं कि उन्होंने लाइफ साइकिल बताया है। अडल्ट सी लैम्प्रेस लिव इन द ओशन और द ग्रेट लेक नियर द एंड ऑफ देयर लाइफ। अडल्ट कहाँ रहते हैं, ज़्यादातर सी में, ओशन में रहते हैं, और ये ग्रेट लेक जो दुनिया में बड़ी बड़ी लेक्स हैं वहाँ पे भी ये पाए जा सकते हैं। और जब इनकी ज़िंदगी, अडल्ट एक तो है कि फीड भी नहीं करेगा और उसकी लाइफ स्पैन बहुत कम होगा। तो जैसे ही उसने अब जो है ना रिप्रोडक्शन करनी है, नियर द एंड ऑफ देयर लाइफ दे माइग्रेट समटाइम्स 100 miles टू अ स्पॉनिंग बेड इन अ फ्रेश वाटर स्ट्रीम। ये पहले सी में होते हैं अडल्ट की फॉर्म में, जैसे ही इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है फ्रेश वाटर स्ट्रीम में चले जाते हैं। स्पॉनिंग बेड, स्पॉनिंग बेड कहते हैं कि फ्रेश वाटर जो वाटर बॉडीज़ हैं, कोई भी वाटर बॉडी है उसके फ्लोर के ऊपर ख़ास किस्म का सेडिमेंट्स होते हैं, ख़ास किस्म के एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कोई स्पीशीज जाके एग रिलीज़ करती है और फिर फर्टिलाइजेशन वगैरह होती है, मुख्तलिफ डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है, उसको हम स्पॉनिंग बेड कहते हैं। तो ये जो ब्रुक लैम्प्रे हैं ये क्या करती हैं, जब ये अडल्ट हो जाती हैं तो अडल्ट होने के बाद इन्होंने रिप्रोड्यूस करना है, फीड तो ये करती नहीं, उनका लाइफ स्पैन बड़ा कम होता है। ये फॉरेन सी वाटर से फ्रेश वाटर में जाती हैं, मरीन वाटर से फ्रेश वाटर स्ट्रीम में जाती हैं, वहाँ जाके ये क्या करती हैं, वंस लैम्प्रे रीच देयर स्पॉनिंग साइट यूजली इन द रिलेटिवली शैलो वाटर विद स्विफ्ट करंट। यहाँ पानी कम गहरा होता है, बहुत तेज़ पानी का करंट होता है, वहाँ ये जाती हैं। दे बिगेन बिल्डिंग अ नेस्ट बाय मेकिंग स्मॉल डिप्रेशंस इन द सबस्ट्रेट। छोटी छोटी सी कैविटीज़ या डिप्रेशंस डेवलप करती हैं, और वो डेवलप करके ये क्या करती हैं, नेस्ट बनाती हैं। When the nest is prepared, a female usually attached to a stone with her mouth। जैसे ही वो नेस्ट या घोंसला बन जाता है तो फीमेल क्या करती है, वो अपने माउथ के ज़रिए एक स्टोन को पकड़ती है
और फिर क्या होता है कि जो वहाँ पे मेल होते हैं, वो मेल क्या करता है, वो अपने माउथ के ज़रिए इस फीमेल के माउथ के साथ अपने आप को अटैच करता है, या फीमेल के हेड रीजन के साथ अपने आप को अटैच करता है और अपनी बॉडी को रैप कर लेता है अराउंड द फीमेल. Eggs are shed in small batches over a period of several hours and fertilization is external. वो फीमेल एग रिलीज करती है, मेल स्पर्म रिलीज करता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है. द रिलेटिवली स्टिकी एग्स आर देन कवर्ड विद सैंड. अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊं तो आप ये इस डायग्राम में देखेंगे ये ब्रुक जो सी लैम्प्रे या ब्रुक लैम्प्रे है उसका लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है. आप यहाँ पे देखें ये एक लैम्प्रे है, ये एक लैम्प्रे है जो कि क्या कर रही है, जो ओशन से यानी मैरीन वाटर से ये फ्रेश वाटर स्ट्रीम में आ गई है. जैसे इसने रिप्रोडक्शन करनी है, ब्रीडिंग सीजन है, अब ये रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन इसने की है. अब ये क्या करने लगी है, इसने सबसे पहले एक नेस्ट बनाया. इसने छोटे से ये जो फ्रेश वाटर स्ट्रीम के बेड के ऊपर यानी उसके जो फ्लोर है वहाँ पे इसने छोटी सी डिप्रेशन बनाई, एक नेस्ट बनाया. जैसे नेस्ट बन गया, इसे अपने माउथ से एक स्टोन को पकड़ लिया. ठीक है, ये उसने आपको सारा नेस्ट दिखाया. इसने एक स्टोन को पकड़ लिया. इसी वक्त ही मेल आएगा और मेल ने क्या करना है, मेल ने इसके हेड रीजन को के साथ अपने माउथ को अटैच कर लेना है और अपनी बॉडी को इसके लिए रैप कर लेना है. ये देखिए, और यहाँ पे ये मेल जो है ये रिलीज कर रहा है एग स्पर्म और फीमेल रिलीज करी एग, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी. फर्टिलाइजेशन के बाद एक स्पेसिफिक लार्वा स्टेज बनती है जिसको हम कहते हैं एमोसीट लार्वा. ये एमोसीट लार्वा अपने आप को बरीड कर लेता है सैंड में, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने एम्फियोक्सिस देखा था पीछे. आपने देखा था एम्फियोक्सिस अपने आप को सैंड में बरीड करता है और उसका जो ओरल फूड होता है वो सैंड से बाहर होता है और फिर वो फिल्टर फीड करता है वाटर में से. बिल्कुल इसी तरीके से ये जो एमोसीट लार्वा है ये क्या करता है, अपने आप को सैंड में बरीड कर लेता है. इसका जो अपर पार्ट होता है एंटीरियर वो बाहर है और यहाँ से वो फिल्टर फीड भी कर सकता है. अब हम यहाँ पे एक बार फिर देख लेते हैं कि मजीद इसने यहाँ से क्या डिटेल हमें बताई है. यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि ये जो है ना स्टिकी एग फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल हो जाती है और एग्स जो है वो कवर कर दिया जाता है सैंड से. Egg hatch in approximately 3 weeks into ammoseed larvae. The larvae drift downstream to softer substrate where they bury themselves in sand and mud and filter feed in a फैशन सिमिलर टू एम्फियोक्सिस. जो आपने पीछे एम्फियोक्सिस देखा था बिल्कुल उसी तरीके से ही ये जो आपने सिफेलोपोडियट्स के अंदर देखा था बिल्कुल उसी तरीके से ये जो है एमोसीट लार्वा ये अपने आप को बरीड करता है और एंटीरियर में इसका बाहर है और ये फिल्टर फीड करेगा. Ammoseed larvae grow from 7 mm to about 17 cm over 3 years. During later developmental stages, the larvae metamorphose to the adult over a period of several months. The mouth becomes sucker-like and the teeth, tongue, feeding musculature develop. And lamprey eventually leave the mud permanently, begin a journey to the sea to begin life as a predator. Adults return only once to headwater of the stream to spawn and die. और ये उससे बताया कि अडल्ट जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा ही फ्रेश वाटर में आती हैं या फ्रेश वाटर स्ट्रीम में आती हैं ओशन से और फिर अपना और रिप्रोडक्शन मुकम्मल करती हैं चली जाती है. अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एमोसीट लार्वा है. एमोसीट लार्वा पार्शियल बरीड इन सैंड है. ये लार्वा है. लार्वा यंग लैम्प्रे माइग्रेटिंग डाउन स्ट्रीम टू ओशन. जब इसने स्पेसिफिक अपने 3 ईयर्स और उसके बाद जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस थी पूरी कर ली और ये एक यंग लैम्प्रे बन गई. अब ये लैम्प्रे कहाँ चली जाएगी, ओशन में जाएगी और एक्टोपैरासाइट के तौर पर आप देखें फिश के ऊपर ये एक्टोपैरासाइट के तौर पर काम कर रही है, उसके ब्लड को सक कर रही है. लैम्प्रे फीडिंग ऑन फिश इन ओपन ओशन. और फिर यही लैम्प्रे जब इसने अडल्ट हो जाएगी और इसने जब अपना स्पेसिफिक एक रिप्रोडक्शन इसने करनी है तो ये रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन करेगी फ्रेश वाटर स्ट्रीम में और वो सारा जो अभी हमने कैस्केड देखा कि पहले नेस्ट बनाएगी, फिर स्टोन पकड़ेगी, फिर मेल उसके साथ अटैच होगा और अपनी बॉडी को उसके जो है ना वो कर लेगा वैसे एक वर्ल सा बना लेगा और फिर जो है ना दोनों गमीस रिलीज करेंगे और फिर जो है ना फर्टिलाइजेशन होगी और जो लार्वा बनेगा वो क्या बनेगा, एमोसीट लार्वा. तो इस तरह से उसने आपको लैम्प्रे की जो है वो बेसिक सारी बताई हैं कि किस तरीके से ये करता है. आपने ये वाली डायग्राम एक तो जिसमें उसने आपको जो है ना वो लैम्प्रे के जिसको पेट्रोमाइजोन है मेराइनस इसके उसने आपको टीथ बताए हैं, पूरा स्ट्रक्चर माउथ का बताया. ये वाली ऑस्ट्रेगोडम की आपने अच्छी तरीके से ये हैग फिश की जो डायग्राम है ऑस्ट्रेगोडम की आपको पता होना चाहिए कौन सी डायग्राम है. उसके बाद बोनी आर्मर जो है बोनी प्लेट्स हैं. फिर यहाँ पे आपको ये हैग फिश और इसकी डायग्राम के जितने भी स्ट्रक्चर इसके अंदर है वो भी सब आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए. और उम्मीद करती हूँ कि एक ग्नाथोस जो है वो आपको समझ आई होगी कि आपने अच्छी तरह पढ़ा है. इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्नाथोस्टोम्स यानी कि जॉड फिशेस जो हैं वो स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह.